Welcome you all to my YouTube channel. So my dear students, in my last video I had explained Hitler's rise to power, reasons behind Hitler's rise, कैसे हिटलर बढ़ा, उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा, कैसे डेमोक्रेसी को उसने ख़त्म किया, ठीक है, उसकी तानाशाही आई, उस मतलब डिक्टेटरशिप वो लेके आया, सिविक राइट्स को सस्पेंड किया, लोगों के पास अब कोई राइट्स बची नहीं थी। फिर इनेबलिंग एक्ट लेके आया जिसमें अब क्या कि सिर्फ जर्मनी में ये सिचुएशन हो गई थी कि बात सिर्फ किसकी सुनी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ हिटलर की सुनी जा रही थी, मतलब कि उसी का शासन वहाँ पे चलना शुरू हो गया था। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे वो सब हटा दिया गया था, सिर्फ कंट्रोल सारा का सारा जर्मनी का कंट्रोल अब किस पे था, सिर्फ और सिर्फ हिटलर पे था। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा कंट्रोल उसने बना लिया तो फाइनली अब वो ये चीज़ करने के लिए तो नहीं डिक्टेटरशिप लेके आया ना, अपने लिए अपने आप को बिल्कुल इतना स्ट्रांग किया किसी ना किसी रीज़न से। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है क्या कि हिस्ट्री जो भी पिछले वर्ल्ड वॉर में हुआ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को जितनी लॉसेस हुई हैं, जितना उसको सहना पड़ा है, उसका सिर्फ उसको बदला लेना था फ्रांस से। ठीक है, तो हिटलर क्या किया, अपने आप को अब जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, दोबारा उसको खड़ा करने की कोशिश की, अब दोबारा उसको डेवलप करने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम जर्मनी के पास बिल्कुल वो इकोनॉमिकली मतलब क्या फाइनेंशियली या फिर ये जो भी है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल हर तरफ से वो बहुत ही वीक हो चुकी थी जर्मनी। ठीक, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बारी आई, किसने कराया, वो हिटलर ने। तो उसके लिए उसे एक अच्छा खासा इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत थी, तो उसने एक इकोनॉमिस्ट हायर किया जिनका नाम था ज़ल्मर सैच। ठीक है, देखो, हिटलर गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट ज़ल्मर सैच। वो चाहते थे कि फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हमारी इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग बने। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री से हमें अगर इनकेस लड़ाई करनी हो, ठीक है, उसे अगर हराना हो तो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे ऊपर बहुत सारा लोन है और बहुत सारी ऐसी क्राइसिस जो आई थी, इतना बड़ा जो डिप्रेशन हुआ था, इतने लोग परेशान हुए थे, तो उसको कवर अप करना सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक, तो उसके लिए लोगों को काम देना ज़रूरी है, लोगों को काम देंगे तभी तो प्रोडक्शन, देखो एक इकोनॉमी को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके, प्रोडक्शन करेंगे तो यानी कि वो एरिया जो भी लगेगा, लैंड लेबर कैपिटल कह लो, तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो मेहनत लगेगी, जो लेबर लगेगा, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बिल्कुल हमारी कंट्री इम्प्रूव हो सकती है। तो उसने सबसे पहला स्टेप बढ़ाया क्या कि हमें अपना इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। ठीक है, ही वॉन्टेड फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब क्या कि पूरे स्टेट में मतलब कि अलग अलग जगह फंड्स दे के उसके बाद से एक प्रोग्राम स्टार्ट करा और धीरे धीरे करके हर जगह को मतलब कि वहाँ पे जितने लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और रिटर्न में हमें क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्शन लेवल बेस्ट होना चाहिए, मतलब कि फुल प्रोडक्शन चाहिए। एज अ रिजल्ट द फेमस जर्मन, मतलब कि अभी बहुत इस टाइम में भी बहुत फेमस है जो सुपर हाईवेज बनाए गए। ठीक है, एक पीपल्स का मतलब कार बनाई गई जिसको पीपल्स कार भी उस टाइम में बोला गया। क्या कि वो देखो सबसे पहले इम्प्रूव करने के लिए ना जो ये हाईवेज बनाए गए, क्यों? क्योंकि हाईवेज बनाने से बढ़िया मतलब कि वो एक सोर्स है आगे बढ़ने का, कि ट्रांसपोर्टेशन से उस टाइम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेज दिया और ये कर दिया तो इजीली सब पहुंच गया। और ऐसे तो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर करने के लिए कि अगर कहीं से वॉर भी होता है तो देखो उस टाइम में क्या था कि जो सबसे पहले जिस जगह पे पहुंच गया वहाँ पे वॉर छेड़ दिया अगर, तो जिसके आर्मी पहले पहुँचती जो जल्दी कवर अप करता था वो जीत जाता था। बेसिकली यही होता था। ठीक है, कि हमें सबसे पहले पहुँचना है, तो उसके लिए जो हाईवेज बनाए गए थे वो शॉर्ट रूट कह लो कि एक अच्छा खासा रूट सेटअप कर दिया गया। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि सामान को, गुड्स को, जो भी है या फिर हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स ही हैं उसको दूसरी जगहों पे हम भेज सकते हैं। मतलब कि एक जगह से जहाँ पे अच्छे अच्छे सामान हमें मिल सकते हैं, रॉ मटेरियल्स मिल सकते हैं, उसको लाके हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें हाईवेज बहुत इजी कर दिया, ये मतलब कि एक रूट बन गया वो करने का। ठीक, उस टाइम में एक जो वॉक्सवैगन कार है वो बनाई गई, वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी काम आती थी और उसका प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और उसका सेल्स भी कह लो कि उसके कंपेरेटिवली बहुत अच्छा खासा हुआ, जिससे थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी कवर
करने लगी। अब देखो सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसीज हुआ क्या, इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन द 1933 में क्या किया कि लीग ऑफ नेशंस में से जर्मनी को निकाल लिया कि सबसे पहले इसे यहाँ से छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सारे कंट्रीज़ के बीच में रहेंगे तो हमें किसी ना किसी उस लीग के जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे उससे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल अलग कर लेना है कि जर्मनी पे अब किसी का पावर नहीं है, वो पावर पूरा का पूरा किसके हाथ में है, हिटलर के हाथ में है। अब देखो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था, उसके अंदर इतनी ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी कि नहीं, अब किसी भी तरह हमें जल्दी से स्ट्रांग होकर हमें बदला लेना है, ठीक है। और हमारी कंट्री को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें वॉर की ज़रूरत पड़ेगी कि मतलब कि क्या कैसे बढ़ती है, मतलब कि एक टेरिशरी जो उसका जो भी था, जितने मैप में वो लोग थे उसकी आधी चीज़ों को कवर कर ली गई। तो उसका भी यही था, यही फॉर्मूला था कि हमें अटैक करके उनके एरिया को भी अपने में शामिल कर लेना है, तभी कहीं ना कहीं से ग्रोथ हो सकता है और जल्दी से ये रिकवरी हो सकती है। तो सबसे पहले उसने स्टेप उठाया ये हमारी इकोनॉमी वाला, उसके बाद से ये लीगल नेशन में से जर्मनी को निकाल लिया एंड रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड। राइनलैंड याद है जो रूर रीजन वाला था, ठीक है, मतलब कि जिसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, वहाँ उस सारे एरिया को कवर अप कर लिया गया था। जो वर्सेल्स वाला था ट्रीटी जो साइन करी थी उसमें वो सारी एरिया को ले लिया गया था ना, फंड ना देने की वजह से। तो उसको फिर वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ पे अपनी जगह को उन लोगों ने रीऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद से इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वर इंटीग्रेट कर लिया ऑस्ट्रिया को। देखो ऑस्ट्रिया जैसे शुरू से ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी का थोड़ा बहुत बॉन्ड अच्छा रहा है, वो लोग साथ में मतलब कह लो कि उन लोग की बिजनेस हो या फिर ये इकोनॉमी पॉलिटिक कुछ भी कह लो, दोनों ही एस्पेक्ट से वो लोग जुड़े हुए थे। तो बोला कि जब हम लोग एक हैं तो सबको एक ही नेशन में, मतलब कि दो क्यों काउंट हो रहे हैं, एक होना चाहिए, हमें इसमें हमारा फायदा होगा। और लीडर कौन होगा, हम, यानी कि मतलब कि भी सिर्फ मैं होऊंगा हिटलर, ठीक है। तो ये किया उसने। उसके बाद से इन 1938 हिटलर सीज द जर्मन स्पीकिंग, देखो सुडेटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड देन टुक ओवर द होल कंट्री। देखो चेकोस्लोवाकिया की कंट्री है सुडेटलैंड, वहाँ उस चीज़ को भी कवर अप किया धीरे धीरे करके। अब मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि कुछ कुछ एरिया को हम अपने में लेते जाएं जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े, उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि नई कंट्री ऐड होगी तो वो अपने साथ मतलब मैन पावर को भी लेके आएगी, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी लेके आएगी, मतलब हमारी आर्मी बढ़ेगी, आर्म फोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम रीआर्मेंट करने की, देखो रीआर्मामेंट क्या होता है, रीआर्मामेंट सुने होगे आप लोग कि हथियार को फेंक दो, हथियार डाल दो, लेकिन रीआर्मामेंट मतलब कि हथियार को बनाना शुरू किया। हिटलर ने बोला कि अब हमें स्ट्रांग बनने के लिए हमारे पास हमें लड़ाई करने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो जो कंट्रीज़ हमारा लेके जब्त करके बैठे हैं हमें भी सेम वही करना चाहिए। अब हमें उनके एरिया को अपने अंडर लेना होगा, जिसके लिए वॉर करना ज़रूरी है। और वॉर के लिए क्या हथियार की ज़रूरत है, आर्मी की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे बाकी जगहों को जो भी उसके अटैच थे जिसको वो कर सकता था कवर, उसने तो कवर अप किया ही, बाकी उसने हथियार बनाना शुरू किए। अब आप देखोगे कि मतलब सोचोगे कि इतना सारा काम हिटलर कर रहा था तो उस टाइम में कोई और दूसरी कंट्री उसे रोकी क्यों नहीं, उससे मतलब कि जब उन लोग के भी मन में तो ये आया होगा ना कि जब इतनी सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रहे हैं या फिर तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में भी घुस के ये ना कर ले। तो एक होता है ना कि अरे आग लगी है, अभी दूर लगी है, अभी हमारे पास तो नहीं है तो हम क्यों भाग के जाएं। तो वही वाला हाल उस टाइम में था कि धीरे धीरे सब लोग उस चीज़ को वॉच कर रहे थे, सिर्फ कोई एक्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे हिटलर धीरे धीरे करके बढ़ता गया, ठीक है। In all this, Hitler had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. देखो उस टाइम में क्या, अब कहोगे ना कि मतलब इंग्लैंड वगैरह सब बैठ के सोच क्यों रहे थे, आखिर किस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो देखो कहीं ना कहीं उन लोग के मन में ही था कि अगर वो अगेंस्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी कि वो उनको सपोर्ट करें, एक कह लो कि एक बिना बोला हुआ एक अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का उसकी तरफ से कि वो कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि ठीक है हिटलर जो कर रहा है सही कर रहा है। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो उन्होंने साइन करी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी और उसकी वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ। तो ठीक है, वो जो कवर कर रहा है वो अपना एरिया कवर कर रहा है, वो हमारा एरिया कवर
नहीं कर रहा है तो उन्हें करने दो, ठीक है। तो उस टाइम में और फिर उसके बाद से तब अब इतना ज़्यादा हिटलर के अंदर कह लो कि वो चीज़ बढ़ गई थी, वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे कि अब वो वॉर के लिए भी रेडी हो गए थे। तो अब आप बोलोगे कि वॉर के लिए रेडी हो गया और अभी तो उसको जो इकोनॉमिस्ट को हायर किया था उस इकोनॉमिस्ट ने समझाया नहीं उसे कि मतलब आप ये वॉर के लिए करो, अभी ये सही टाइम नहीं है आपका, अभी आप और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाओ, ठीक। तो उन्होंने समझाया, ठीक है, जो हमारे ये थे जल्मर थे, मिस्टर जल्मर सैच, उन्होंने समझाया उसे कि नहीं ये अभी करेक्ट टाइम नहीं है कि हम वॉर कर सके, ठीक है, ये वॉर करने का टाइम नहीं है अभी। एंड सैच हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट। रीआर्मामेंट मतलब कि जो भी अब दूसरे से हम लोन ले रहे हैं, वो बोला कि अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट में चल रही है। डेफिसिट मतलब कि सरप्लस यानी कि प्लस में नहीं है, अभी भी हम लोग माइनस में चल रहे हैं, यानी कि हम अभी भी किसी से लोन ले रहे हैं। तो अब हम जब हम खुद ही अभी लोन ले रहे हैं और लोन लेके हम बॉम्ब बनाएं और बम कहीं पे फोड़ दें, फूट गया वो ख़त्म हो गया, तो मेरा जितना पैसा लोन का लिया हो वो सारा तो ख़त्म हो गया ना। तो अभी ये वाली कंडीशन नहीं है कि हम लोग वॉर कर सके, अभी आप वेट करिए इस चीज़ के लिए। लेकिन हिटलर के अंदर इतनी एग्रेसिवनेस थी कि वो नहीं माने, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने स्टार्ट करी क्या, धीरे धीरे हर जगह वॉर छेड़ना। अब देखो फिर क्या हुआ, एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग, उन्होंने समझाया तो उन्होंने बोला कि सैच हमारे वहाँ इतना सोचने वाले और मतलब निगेटिव थॉट वाले, मतलब कि आपको डाउट है मेरे पे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इतने कॉशियस पीपल की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से उनको नाजी पार्टी जो भी थी कि नाजी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। अब देखो आगे इकोनॉमिक क्राइसिस तो बढ़ी, उसके बाद से कैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। जो भी एग्रेसिवनेस थी, जो हिटलर की एग्रेसिवनेस थी, वो कैसे कैसे यहाँ पे आगे बढ़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कैसे उसने फेस किया और कैसे फिर उसके वजह से हिटलर की जो नाजी पार्टी थी या फिर हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी वो कैसे ख़त्म हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।